हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने व्हाट वी हैव सीन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी वी हैव सीन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक नया सा टॉपिक पढ़ा है जो आप लोग के लिए नया टर्म मिला है, वो क्या है? करंट डेंसिटी। सो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है साथ में जो करंट डेंसिटी है, इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया है टू क्लियर द concept of electric current as well as your current density. So today we are going to study about the famous law of electricity, that is your Ohm's law. Okay, सबको पता होता है Ohm's law. Ohm's law क्या है हम लोग आज पढ़ेंगे Ohm's law. Okay, डेफिनेशन लिखने से पहले Ohm's law के बारे में सपोज मैं देख लेता हूँ क्या होता है Ohm's law. सपोज लेट अस कंसिडर वन कंडक्टर। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास कंडक्टर है। तो ये ओम ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये दिस इज ए कंडक्टर। ओके, तो इसके अक्रॉस में क्या किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स क्या होता है? व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर्स? वी नो द चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर्स इज इलेक्ट्रॉन्स। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। ओके, सो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कहाँ फ्लो करेगा वो? तो कोई भी कंडक्टर जब होता है, कोई भी नेचर में कोई भी चीज़ हम लोग को मिलता है, उसमें क्या होता है? उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, हीट होता है। जैसे आज रूम का टेम्परेचर कितना है? सपोज 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स इट हैज़ गॉट सम अमाउंट ऑफ हीट विद इन इट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर व्हाट विल हैपन? द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल इट विल मूव इन रैंडम ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ इस मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करेगा? ओके, इट विल मूव इन रैंडम ऑर्डर। सपोज यहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरफ जाएगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, बट दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। ओके, रैंडम डायरेक्शन बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ thermal energy, because of heat energy, and this is heat is because of the particular temperature they are present in a particular environment. Okay, as they are moving in different directions, they don't constitute an electric current, right? They are not constituting any electric current because the motion of these electrons are in random order. They are not moving in a particular direction. जैसे ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, सभी इलेक्ट्रॉन, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ मूव कर रहा है, सब अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? देन वी विल से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? वी नीड टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक कंडक्टर है, जैसे कोई भी एक मेटल ले लीजिए आप, मेटल ले लिया, पकड़ने से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? नहीं लगता है। यू हैव डन इट ऑल दिस। लेकिन इसको अगर हम लोग करंट के साथ या बैटरी के साथ अगर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और उस कंडक्टर को छूते हैं, प्रोवाइडेड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज हायर अराउंड 200 वोल्ट या 220 वोल्ट, इतना अगर वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर उस कंडक्टर को टच करेंगे तो क्या हो जाएगा? करंट विल क्या हो जाएगा? द करंट विल फ्लो थ्रू आवर बॉडी इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, दैट मीन्स व्हाट? These electrons will flow only when there is an external electric field, and this external electric field can be provided by connecting this conductor to an battery. Okay, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडम मोशन में मूव कर रहा है। ओके, तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे? बाय कनेक्टिंग दिस कंडक्टर विथ ए बैटरी और सेल। सेल क्या होता है? एक सिंगल, अगर ऐसा मैं ड्रॉ लिखता हूँ, सिर्फ इफ आई ड्रॉ ओनली वन काइंड ऑफ दिस सिंबल, दैट मीन्स दिस इज ए सेल, इसमें सिर्फ एक ही है। अगर इससे ज़्यादा मैं ड्रॉ कर लेता है ऐसा, तो इसका मतलब क्या है? ये एक बैटरी है। ठीक है, नाउ वी आर कनेक्टिंग इट विथ है पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज वी, इस वी के चलते क्या हो जाएगा? लेट अस, ये अगर कंडक्टर का लेंथ L है, let us say the length of this conductor is L, then what will happen? An electric field will be created in this direction. कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा? इस डायरेक्शन में। क्यों? ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला किससे कनेक्टेड हो गया? पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? फ्रॉम
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडम ऑर्डर में मूव कर रहा था, अभी क्या करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ का जितना भी सारा इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नेगेटिव चार्ज, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस तरफ मूव करने लगेगा वो। ओके, ये इस तरफ मूव करने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ओके, नाउ व्हाट ओम डिड, ओम ने क्या किया है, ओम ने यहाँ पे जो वोल्टेज था, इस वोल्टेज को क्या किया था, वेरिएबल वोल्टेज लगा के देखा। वेरिएबल मीन्स दिस एरो मार्क शोज दिस वोल्टेज और दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड अक्रॉस दिस conductor can be changed, it can be increased as well as it can be decreased. Okay, this arrow mark shows this is a variable potential. Okay, now what happened, what he saw when he started increasing. Okay, again I can have a physical instrument, मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसके थ्रू मैं क्या नाप सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या नाप सकता हूँ, करंट नाप सकता हूँ। ये क्यों हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमीटर। ये एमीटर अगर ऐसे लगा लिया तो एमीटर क्या देगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है वो देगा। तो मैंने क्या किया, या ओम ने क्या किया था, मैंने नहीं किया, ओम ने क्या किया है, यहाँ पे एक गॉस लगा लिया जिसके थ्रू करंट कैन बी मेजर्ड। ओके, एंड दिस वाज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट ही सॉ व्हेन ही इंक्रीजेस द वोल्टेज, इसके अक्रॉस में, अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस में ये वोल्टेज को क्या कराता है, इंक्रीज कराते हैं, तो क्या देखते हैं, यहाँ पे जो करंट है वो भी क्या हो जाता है, ये कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करता था वो भी इंक्रीज हो जाता था लीनियरली। ओके, फिर से ये वोल्टेज था, तो उन्होंने क्या देखा, इस पार्टिकुलर वोल्टेज, मतलब मैं मान लेता हूँ ये V1 वोल्टेज में, उन्होंने क्या देखा, करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना है, I1, ये एमीटर लगा हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि इस वोल्टेज को फिर से इंक्रीज किया, इंक्रीज कर दिया। सपोज ये था 5 वोल्ट, इसको क्या किया उन्होंने 10 वोल्ट किया। फिर यहाँ पे करंट सपोज इनिशियली क्या था, ये सपोज 5 एम्पियर था। फिर नेक्स्ट जो ये वाला वोल्टेज था उसको लिए उन्होंने क्या देखा, रीडिंग इसमें क्या आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है। ओके, सिमिलरली फिर से इंक्रीज किया, इस वोल्टेज को इंक्रीज किया, 20 वोल्ट किया, तो इसमें करंट कितना दिख रहा है उनको। जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, डोंट थिंक दैट दिस आर द एग्जैक्ट वैल्यूज, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ये जब वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो देख रहा था कि करंट भी बढ़ रहा है। ओके, करंट भी बढ़ रहा है। ओके, तो लेकिन इन्होंने क्या किया था, इसमें जो फिजिकल कंडीशंस था उनको कांस्टेंट रखा था। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन, प्रॉपर्टीज नहीं, फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशंस क्या होता है, जैसे टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, जैसे ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस रूम में, सपोज टेम्परेचर कितना है 16 डिग्री सेल्सियस, फिर से क्या हो गया, गर्मी आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं करना है। इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट प्रेशर में, तो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सब क्या होता है, फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। ओके, दीज आर फिजिकल कंडीशन। ये फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रख के ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, जो करंट है वो करंट क्या है, वोल्टेज, जैसे ही करंट, इसका मतलब क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, दैट मीन्स व्हेन एवर द वोल्टेज इंक्रीजेस करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट देखा, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा किसमें, मेटल्स में, ये हम लोगों ने ये देख लिया। ठीक है, तो यही चीज़ को फिर उन्होंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा कि अगर प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो क्या जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ये जो था ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, क्योंकि उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, तो V इज इक्वल, ये प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो क्या जाएगा, RI, और इस R को उन्होंने क्या बोला, ये कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज योर रेजिस्टेंस। And what is resistance? It is the property of this material. ये जो material है, इस material का property है तो oppose the flow of charges। तो चार्ज ऐसे फ्लो कर रहे हैं ना यहाँ पे, इस चार्जेस को जो oppose करेगा, क्यों, सब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहा है, एक दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे यहाँ पे सपोज को एक चार्ज है, वो ये वाला चार्ज ऐसे नहीं जा रहा है, सपोज
मान लेते हैं कि इतना सारा चार्जेस सभी में फोर्स लगेगा, तो इसमें रैंडम मोशन भी होगा कहीं कहीं पे, तो ये यहाँ पे आ रहा है, सपोज ये आएगा तो इसके साथ ये क्या करेगा, टकराएगा, राइट। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ टकराएगा। तो दिस आर वन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी होता है कोई भी मटेरियल का। तो ये जो कांस्टेंट था R, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो इसी चीज़ को अभी जो हम लोगों ने समझ लिया, इसको मैंने स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ। ओके, लेट अस राइट दिस ओम्स लॉ इन, और इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूँ अलॉन्ग विथ इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ, दिस लॉ states that, this law, that means Ohm's law states that a physical conditions क्या होना चाहिए, constant होना चाहिए, at constant physical condition, ओके, फिजिकल कंडीशंस तो पता चल गया आप लोगों को, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, वॉल्यूम, ये सब। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द current flowing through any two points of a conductor, the current flowing through any 2 points of a conductor is directly proportional to the potential difference, to the, मैंने यहाँ पे PD लिखा है, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा एग्जाम में, दिस इज PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस between the two, यहाँ पे थ्रू एनी टू पॉइंट्स लिखा है, तो एंड्स के जगह मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, थ्रू एनी टू points of the conductor. Okay, this law states that physical conditions, this law states that at constant physical condition the current flowing through any 2 points of a conductor is directly proportional to the potential difference between the 2 points of the conductor. Okay, if V is the potential difference across the two ends, across the 2 points, यहाँ पे ends के जगह मैंने क्या लिखा, across the 2 points of a conductor, and I is the current flowing through the 2 points, then according to Ohm, that is I is directly proportional to V। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले तो यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट लिखा है ऐसे लिखा है, जो मैंने पहले बोला था वही सब यहाँ पे हम लोगों ने इसका स्टेटमेंट लिखा है, तो स्टेटमेंट अगर पूछेगा तो लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा V। इसको मैं V is directly proportional, I is directly proportional to V, या V is directly proportional to I भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, that is V is directly proportional to I। If you remove this proportional sign, you will get a constant. This constant is known as resistance, where इसके बाद मैं यहाँ पे लिखा हूँ where R is a constant of proportionality known as resistance। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, known as resistance। Therefore R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से R निकाल लेते हैं, R is equal to V upon
आई हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ओके, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। ये मेटल है, मेटल में क्या होता है? रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जाता है। इंसुलेटर्स में क्या होता है? रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो SI यूनिट जो हो जाएगा रेजिस्टेंस का, वो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। अगेन 1 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं फिर से। SI यूनिट इज ओम। ओम का ये क्या है? सिंबल है। ओके, नेक्स्ट इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा? डायमेंशंस क्या हो जाएगा? ओम। ओके, डायमेंशंस कैसे निकालेंगे हम लोग? ऊपर में क्या है डायमेंशन किसका? आर का। तो आर का डायमेंशंस क्या है? यहाँ पे है वोल्टेज, यहाँ पे क्या है? करंट। तो हम लोग को पता है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या आता है? W/Q होता है ना। वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। सो व्हाट वी कैन राइट इज R इज इक्वल टू W/Q, और ये क्या है? I है। तो इसके लिए मैं डायमेंशंस लिख सकता हूँ। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, चार्ज इज व्हाट? चार्ज क्या होता है? चार्ज का कोई डायमेंशंस नहीं होता है। चार्ज को इन टर्म्स ऑफ करंट कैसे लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू Q/T। तो Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। सो Q के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? I इंटू टी, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? एक I है। ऊपर में डायमेंशंस क्या आ जाएगा फोर्स के लिए? mL/10⁻²। क्यों? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास के लिए m लिखेंगे, एक्सेलरेशन के लिए L इंटू 10⁻²। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए क्या आ जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे L आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? I स्क्वायर। ओके, I के जगह में क्या लिख सकता हूँ? एम्पियर। एम्पियर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। यहाँ पे भी एम्पियर, 2 एम्पियर, तो यहाँ पे आ गया एम्पियर का स्क्वायर। और ये क्या है? टी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ओनली टी। टाइम है तो क्या आ जाएगा? टी। तो डायमेंशंस क्या बन जाएगा यहाँ से? दिस इज m, ये L है, क्या बन गया? L स्क्वायर, L स्क्वायर। T यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो T का पावर क्या हो जाएगा? -T। यहाँ पे कितना है? -2। यहाँ पे नीचे कितना है? 1। ऊपर गया तो क्या हो गया? -3। A का पावर 2 है, ऊपर गया तो A का पावर क्या हो जाएगा? -2। तो ये क्या आ जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशंस क्या हो जाएगा? mL² T⁻³ A का पावर -2। ओके, इसको मैं साथ में यहाँ पे साइड में लिख के रख देता हूँ। डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू क्या है? mL² T⁻³ A⁻²। ये मेरा डायमेंशंस मिला है। क्यों लिख के रखा है अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। तो ये पता चल गया हम लोगों को क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टिविटी। ये तो ओम्स लॉ हो गया, दिस इज ओम्स लॉ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर थिंग, दैट इज योर व्हाट इज रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या है? या रेजिस्टिविटी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ऐसे क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है। और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट विल स्टडी इज योर रेजिस्टिविटी, और इसका और एक नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये वाला अभी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ सी, जो एक कंडक्टर है मेरे पास, व्हाट वी सी प्रैक्टिकली हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, मेरे पास एक सपोज क्या है? एक वायर है। ये क्या है? ये क्या है? एक कंडक्टर है। ओके, दिस इज ए कंडक्टर जिसका लेंथ कितना है? L। सो इसी कंडक्टर को सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। सपोज करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है? I। ओके बच्चों, I करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट व्हाट वी सी, व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर का मैं अगर लेंथ इंक्रीज करता हूँ, सपोज ये सेम मटेरियल है, ये जो मटेरियल है सपोज ये कॉपर है, ये भी क्या है? कॉपर है। ठीक है, खाली इसमें क्या कर दिया? ये मटेरियल का मैंने लेंथ इंक्रीज कर दिया।
जैसे ही मैं लेंथ इंक्रीज करता हूँ मुझे क्या दिखता है, लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ जब इंक्रीज होता है, जो ये एल क्या होता है, इंक्रीज होता है, देन व्हाट आई सी कि रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, आर ऑल्सो इंक्रीजेस। आर क्या होता है, आर भी इंक्रीज हो जाता है, क्यों, वाई, जैसे अभी मैं देख लेता हूँ क्यों ऐसा होता है। सपोज ये मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि इसको पोटेंशियल से मैंने कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक आना है, एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ कुछ चार्जेस होगा, यहाँ पे कुछ कुछ चार्ज होगा, यहाँ ये क्या करेगा, रैंडम मोशन में ऐसे मूव करेगा, ऐसा मूव करेगा, वो ऐसा मूव करेगा, एक ऐसा मूव करेगा। तो ये जो मूव करेगा ये जैसे आएगा इसके साथ कोलाइड करेगा, ये इसके साथ कोलाइड करेगा, ये कोलाइड करेगा, कॉलिजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे लेंथ बढ़ता है कॉलिजन्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसको अपोजिशन ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। ओके, ये बहुत थोड़ा सा मैंने जस्ट सिंपल एग्जांपल से बताया है, एकदम एग्जैक्ट ये क्या है, जैसे ये मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएगा, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं आता। जैसे हम लोग ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो फिलहाल आप लोग क्या याद रखिए, जैसे लेंथ इंक्रीज करता है ऐसे ही क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। ओके, सिर्फ इतना याद रखिए, जैसे लेंथ इंक्रीज हो जाएगा ऐसे ही क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट सेम इसका हम लोग क्या करते हैं, इसी वायर का हम लोग उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते। ये जो एरिया था इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोगों ने बढ़ा दिया। सो क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है ऐसे ही क्या होता है, रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं क्या होता है, डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, क्लासरूम में एक डोर है, सब बच्चा अगर एक साथ जाना चाहेगा उस डोर से, ओके, डोर को मैं क्या किया, फुल खोला नहीं है, ठीक है, डोर को मैंने क्या किया, पूरा कंप्लीटली नहीं खोला है, थोड़ा सा खोल के रखा है, आधा खोल के रखा है और बोला है आप लोग जाओ, तो क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। आप लोग को जाने में क्या होगा, दिक्कत ज़्यादा होगा, एक एक करके जाने में भी प्रॉब्लम होगा। जैसे मैं डोर खोल लेता हूँ जाने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, जैसे मैं आधा डोर खोल के रखा हूँ तो क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। जैसे डोर खोल दिया तो क्या हो गया, द स्पेस हैज़ इंक्रीज्ड, more students can move. So similarly in case of electrons, when this cross section increases, the electrons get more freedom to move in a free manner. So as a result of which, as the cross section increases, resistance decreases. Okay, from these two things what we can see, that resistance depends on two things. One is the length of the conductor and one is the cross sectional area. From these two conditions what we can summarize, okay, what we can summarize, that resistance increases when length increases, resistance decreases as the cross sectional area, resistance decreases as the cross sectional area increases। ये तो उल्टा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाए। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। दोनों को मैंने कंबाइन करके लिखा है। यहाँ पे लेंथ इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ टू रेजिस्टेंस, यहाँ पे उल्टा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन, वन कांस्टेंट विल कम। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, दिस इज ए न्यू कांस्टेंट, रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ये एक नया कांस्टेंट है। तो उससे यहाँ से क्या दिखाई देगा, ये रो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा। नाउ रिमेंबर दिस रो जो रेजिस्टिविटी है या क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए उसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में नहीं आया, फिर से ये जो रो का वैल्यू है, जैसे कॉपर
कॉपर का कोई भी मटेरियल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो कॉपर का, उसका जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में उसको इंडिया में ले लो, जापान में ले लो, अमेरिका में ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, रो का वैल्यू कांस्टेंट है। किसके लिए? कॉपर के लिए है 16 डिग्री सेल्सियस, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लैंड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एनीथिंग। तो हमेशा रो का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। Okay, you will find the values of rho for different type of materials. This is given in your NCERT book. You can go through that values and see. कॉपर के लिए क्या है, गोल्ड के लिए क्या है, आयरन के लिए क्या है, सभी चीज़ के लिए क्या है, ये सब दिया हुआ है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया? ये इस जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। दिस रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस व्हिच इज गिवन बाय आर ए बाय एल। तो ये R किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा कब? जब क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ साइड में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी। सो रेजिस्टिविटी हम लोग को क्या मिला है? व्हाट वी हैव गॉट रेजिस्टिविटी दैट इज रो इज इक्वल टू क्या है? R A बाय L। नाउ व्हेन A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं या सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट मान लेते हैं, यूनिट 1 मीटर स्क्वायर एंड L इज इक्वल टू 1 मीटर, देन रो किसके बराबर हो जाएगा? R। मतलब रो क्या है? रो इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ही है। इट इज वन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 1 मीटर। तो उस समय रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट यू कैन सी फ्रॉम हियर, दिस इज व्हाट ओम। तो लिख लिया मैंने क्या है? ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ये क्या है? एरिया। एरिया के लिए क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। नीचे में क्या है? ये क्या है? लेंथ है। लेंथ के लिए क्या लिखेंगे? मीटर। तो गया कैंसिल, तो क्या मिला मुझे? ये ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या मिला मुझे? रेजिस्टिविटी का, रो का ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज योर ओम मीटर। रिमेंबर, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। नाउ जो हम लोगों ने अभी ओम्स लॉ में पढ़ा ना, रिमेंबर दिस वैल्यू। आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वन फॉर्मूला, दिस इज अनदर फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस टू थिंग्स। ओके, तो ये मैं आर को यहाँ पे लिख के रखा है, क्यों? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, नाउ सी, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? दिस इज ओम मीटर। ओम क्या है? रेजिस्टेंस है। ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन तो मैंने निकाला है ऑलरेडी। इसके साथ क्या करना है? मीटर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? L2 है यहाँ पे पावर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? L का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज M, L का पावर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? ये T टू द पावर -3, A टू द पावर -2। ओके, ये क्यों? ओम मीटर है। ओम क्या है? रेजिस्टेंस है, और ये क्या है? मीटर है। तो यहाँ से हम लोग को ये डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया किसका? रेजिस्टिविटी का। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ, और इसके बीच में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। नाउ from Ohm's law what we know, so there are very important formulas, some important formulas we are going to see now. You have to remember this thing. Okay, from Ohm's law what we know, from Ohm's law what we know, V is equal to I into R. We know V is equal to क्या होता है? I into R. So V can be written as I. What is R? You can see R can be written as rho L by A. So what I can put here? Rho L by A. Next you see this is V, ये I है, A है, this is I. A को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये rho L. Now we have studied I by A क्या होता है? What is I divided by A? This is nothing but your current density. लास्ट क्लास में पढ़ा था, current density को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? J से। तो एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा हम लोगों को। क्या मिलेगा? करंट डेंसिटी का नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा अभी? सो यहाँ से मिलेगा मुझे, दिस इज V इज इक्वल टू J रो L। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये एक नया फॉर्मूला मिल गया। ओके, सपोज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज वन। अगेन ये जो कंडक्टर था, ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस में मैंने क्या लगाया है? एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया कि ना V लगाया है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है,
और इस कंडक्टर का लेंथ कितना लिखा होता है L। तो हम लोग को पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज। ये रिलेशन क्या है? इस रिलेशन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू dV बाई dr। यहाँ E इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे E कैन बी रिटन एज, यहाँ पे dV क्या है? यहाँ पे V है, तो मैं क्या लिखूंगा V। ये dr क्या है? लेंथ है। यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है? यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो ये लेंथ क्या है? L आ जाएगा। सो नीचे आ जाएगा ये V अपॉन L। सो यहाँ से V कैन बी रिटन एज E इंटू L लिख सकता हूँ मैं। V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? E इंटू L। ओके, सो V कैन बी रिटन एज E इंटू L। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था ये सब चीज? इन चैप्टर नंबर 2 वी हैव स्टडीड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक potential. Now from here in place of V what I can put? E into L. So I'm putting here the value of E into L. So this is J rho L. So this L gets cancelled out. So what you get? E, that is electric field, is equal to what? Current density into resistivity. तो ये एक next formula आ गया. These formulas are very important. Sometimes you are asked to find the relation between electric field and current density. आप लोगों को बोल देगा फाइंड द रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। तो क्या करना है आप लोग को? ये डिराइव करके दिखाना है। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है? ये है, राइट। तो समटाइम्स अगर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस करंट डेंसिटी रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन निकालिए, ऐसा बोल दिया एग्जाम में, डू ए डिराइवेशन टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन potential difference, current density and resistivity of the conductor, then you have to derive this formula. Okay, you have to derive this formula, and based on these formulas may numericals may also come. So you have to remember this formula. Again, we know one thing is that what is conductivity? Conductivity is represented by the symbol sigma. Conductivity क्या होता है? It is the opposite of that of resistivity. ठीक है? Conductivity is the inverse of resistivity. That means conductivity is equal to 1 by rho. इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये केमिस्ट्री में आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सब चीज़। सो सेम थिंग है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं सेम चीज़ें ये भी है। तो ये कंडक्टिविटी क्या है? 1 by rho. सो व्हाट इज रो? रो कैन बी रिटन एज 1 by कंडक्टिविटी। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है कंडक्टिविटी का? रेजिस्टिविटी का तो पता चल गया, सीमेन होता है एसआई यूनिट। क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा बच्चों, ये क्यों लिखा रहे हैं। इन टर्म्स से अगर कंडक्टिविटी भी तो पूछ सकता है एग्जाम में, तो क्या करना पड़ेगा? एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज सीमेन। ये सीमेन पर मीटर होता है, पर मीटर होता है, दिस इज एस डिवाइडेड बाय एम। ये इसका ऐसा यूनिट होता है किसका? कंडक्टिविटी का, सीमेन पर मीटर। ना यू सी, हम लोग को तो क्या मिल गया अभी बच्चों? यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी बुक दिस फॉर्मूलाज आर गिवन इन योर, यू कैन गो थ्रू इट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 by कंडक्टिविटी फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं क्या लिख सकता हूँ? E इज इक्वल टू जे। ये रो जो है, ये रो के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 by कंडक्टिविटी। सो दिस इज 1 by कंडक्टिविटी। तो यहाँ से जे क्या हो जाएगा? जे यहाँ पे रख लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा इंटू ई। तो ये और एक फॉर्मूला आ गया, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। सो दिस इज करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी के बीच में ये रिलेशन होता है। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी के बीच में ये रिलेशन होता है। ओके बच्चों, ठीक है, सिंपल है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, इसका डिराइवेशन पूछता है एग्जाम में, आया हुआ है इसका डिराइवेशन। तो इसके जो हम लोगों ने आज जो पढ़ा है ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, इसके बेस्ड छोटा सा एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स को लिख लेता हूँ, ओके, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी नाउ वी आर गोइंग टू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट वी हैव स्टडीड नाउ। ओके, यहाँ पे देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर।
नंबर 1 क्या पूछा है, इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर इज 1.7 into 10 to the power -8 ओम मीटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी दे दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स रो का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 1.7, और पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पूछा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी पूछा है इन द वायर, और ये गिवन दिया हुआ है कॉपर का डेंसिटी कितना है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है इतना है, और इसका क्या है ये नंबर ऑफ एटम्स या मोल दिया हुआ है कितना है, इतना एवोगाड्रोस नंबर है। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, पहले मैं लिख लेता हूँ व्हाट इज गिवन। पहला चीज क्या दिया हुआ है, व्हाट इज करंट इज 1 एम्पियर। तो करंट कितना दिया हुआ है, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, मैं एक इस जगह में लिखता हूँ, एग्जाम में नीचे लिखना चाहिए लेकिन मैं साथ में लिख रहा हूँ, ओके, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। क्रॉस सेक्शन कितना 1 into 10 to the power -6। ओके, क्वेश्चन जितना लंबा होता है उतना ही आसान होता है फिजिक्स में, बिकॉज मोर एंड मोर डेटा आर गिवन। जितना छोटा क्वेश्चन उतना हार्ड होता है, रिमेंबर, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना आसान होता है, क्योंकि बहुत सारा डेटा दिया रहा है यहाँ पे। तो नंबर 1 में क्या बोला है, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो गिवन, रो कितना दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू हाउ मच 1.7 into 10 to the power -8 ओम मीटर। ओके, दिस इज गिवन। पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो पूछा है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। तो नेक्स्ट क्या पूछा है, नंबर 2, ये नंबर 1 में पूछा है, नंबर 2 में क्या पूछा है, सो व्हाट इज करंट डेंसिटी पूछा है। ओके, तो ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को पता है दैट V इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ लिख लेते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या है, आयर है, सो V इक्वल आयर, तो V इज इक्वल टू क्या जगह आई, R को कैसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला था, रो L बाय ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रो L बाय ए। तो क्या क्या दिया हुआ अभी हम लोग को पूछा क्या है, यहाँ पे सब वैल्यूज दिया है, वोल्टेज पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पुट कर देते हैं वैल्यूज। I कितना है यहाँ पे, I इज कितना है 1 एम्पियर। रेजिस्टिविटी कितना है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी इज 1.7 into 10 to the power -8। लेंथ कितना है, लेंथ दिया था क्या क्वेश्चन में, हाँ, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ इज हाउ मच 0.1 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर दिया हुआ है, तो लेंथ का वैल्यू भी लिख लेते हैं 0.1 मीटर, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है, सी 1 into 10 to the power -6, सो 1 into 10 to the power -6। सो आसान है, कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा 0.17, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 to the power -6 + 6, सो 0.17 into 10 to the power -2 आ जाएगा। ओके, सो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.7 into 10 to the power -3 वोल्ट। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, 1.7 into 10 to the power -3 वोल्ट आ जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन का हम लोग का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग को पूछा क्या है, करंट डेंसिटी, जे क्या होता है, I बाई ए। ये सब जो वैल्यूज दिया है, ये सब वैल्यूज क्यों दिया गया है, ओनली टू कंफ्यूज यू इन द एग्जामिनेशन। डायरेक्टली फॉर्मूला पता है हम लोग को, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट कितना दिया हुआ है, करंट इज गिवन हाउ मच 1 एम्पियर, तो लिख लिया 1। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है, 1 into 10 to the power -6, तो ये क्या आ जाएगा 1 into 10 to the power 6, तो ये क्या आ जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का आंसर भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का सॉल्व हो गया। तो आसान था, देखिए खाली कैलकुलेशंस था, सिंपल फार्मूलाज बेस्ड। ओके, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट दी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेड इन क्वेश्चन नंबर 2, ए मेटल रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। एक मेटल रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ये मेटल रॉड है, डायग्राम में दिया हुआ है, दिस इज द डायग्राम। ये मेटल रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, हैविंग लेंथ एल। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना था, एल था। ओके, इन हैविंग लेंथ एल हैज करंट आई, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज V, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो क्या है, V वोल्ट है। ओके, इसका लेंथ कितना है, L है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I है, वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस में, V वोल्ट है। इज अप्लाइज अक्रॉस इट इन फिगर 1 मेंशन किया है। नाउ द रॉड इज कट पैरेलल टू इट्स लेंथ इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस। फिर इस रॉड को क्या किया गया है, ये जो रॉड था
इसको बीच में से काट दिया है, दो आइडेंटिकल पार्ट हो गया, फिर इसको ऐसे जोड़ दिया है, काटने के बाद इस बीच में से काट के ऐसे जोड़ दिया है, लेंथ कितना हो जाएगा एल और एल हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ए था उसका आधा हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया नेक्स्ट वाला में क्या हो जाएगा, इसके केस में a/2 हो जाएगा। तो पूछा क्या यहाँ पे, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी मेंटेन, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए वो पूछा है। सपोज v डैश है, across the length 2L, ये वाला तो 2L है, so that the current in the rod is still I, तो इसको इसके अक्रॉस में मैं कितना वोल्टेज डालूंगा या पोटेंशियल डिफरेंस डालूंगा ताकि जो करंट है वो क्या है I मेंटेन रहे। ओके, तो पहला हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यू गेट फ्राइटन बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन, से कुछ नहीं है। ओके, तो हम लोग को पता है क्या है, हम लोग को पता है नया वाला वोल्टेज। सो ओरिजिनल वोल्टेज V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो V इक्वल टू I, तो दोनों वायर में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो I इक्वल टू R की जगह में क्या लिख सकता हूँ, रेजिस्टिविटी दे दिया है, रेजिस्टिविटी कितना है लिख सकता हूँ। दोनों मटेरियल तो सेम ही है, तो दोनों के लिए रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, सेम, सेम मटेरियल में सेम रेजिस्टिविटी। तो लेंथ कितना था, ओरिजिनल लेंथ LA। एक कौन सा है, फिगर नंबर 1 के लिए मैंने लिखा है ये वाला वोल्टेज। तो वोल्टेज V का फॉर्मूला क्या आ गया, दिस इज नंबर 1, किसके लिए, इसके लिए मैंने लिखा है। सिमिलरली फॉर दिस, इसके लिए नया जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, V डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा I तो क्या है, कांस्टेंट ही होगा क्योंकि दोनों में सेम करंट बोला है, लेकिन वोल्टेज कितना डालने से सेम करंट होगा वो पूछा है। तो V या R डैश लगा देते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि लेंथ में चेंज हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज हो गया। तो ये V डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, I, ये लिखा रो क्योंकि रेजिस्टिविटी दोनों मटेरियल सेम है तो सेम, लेकिन इसका लेंथ कितना है, लेंथ की जगह जो L था यहाँ पे, इसके जगह मैं क्या लिखूंगा 2L, लेंथ तो बढ़ गया है। नीचे एरिया, एरिया क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका आधा हो गया क्योंकि ये था क्रॉस सेक्शनल एरिया A, फिर इसका क्या हो जाएगा, ये आधा हो गया, A/2 हो गया, तो ये आ गया यहाँ पे। सो V डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I रो, ये आ जाएगा 2L, और ये 2 कहाँ जाएगा, इंटू 2 ऊपर गया, नीचे क्या आ गया A। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 4 I रो L/A। तो ये 4, ये जो है I रो L/A वो क्या है, I रो L/A क्या है, ये V है, तो क्या हो जाएगा 4V। सो नया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस रॉड के अक्रॉस में मुझे कितना वोल्टेज डालना है, 4V, तभी क्या हो जाएगा, I वाला जो करंट है वो फ्लो करता रहेगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया। 2 क्वेश्चंस क्या है, दोनों सिंपल क्वेश्चंस है। यू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चंस इन योर होम। ओके।